Hi everyone, how are you? Doing study at home regularly? Very good. Keep it up and keep watching the videos as well. Okay? देखिए, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था टर्म क्या होता है मैटर. सो मैटर is anything which can occupy some space and which has certain mass. This matter is classified into two main types, pure substances as well as mixtures. अगर हम बात करें मिक्सचर्स की तो मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, homogeneous and heterogeneous. While the pure substances, they are of again two types, elements and compounds. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के जो डेफिनेशंस है ये हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर में. इसके बाद एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप्स में. आपको याद होगा, यस, मेटल्स, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटालॉइड्स. वी हैव टेकन सम एग्जांपल्स ऑफ दैट आल्सो एंड आल्सो वी हैव गॉन थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटालॉइड्स. ओके, बाद में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर इंक्लूडिंग यस बोथ द प्रॉपर्टी लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज. एंड टू मेजर दिस प्रॉपर्टी वी रिक्वायर द यूनिट. In the previous lecture, we have discussed about the units as also. क्या होता है unit? Yes, it is arbitrarily known and universally accepted standards. They are known as units. There are different types of systems are there. For example, MKS, FPS. FPS का मतलब जानते हैं ना आपको? फुट, पाउंड, सेकेंड. MKS का मतलब क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. Then CGS, centimeter, gram, second. So in this way, there are different types of systems are there, but still the most popular one is SI. Yes, it's nothing but yes. क्या होता है SI का लॉन्ग फॉर्म? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो ये जो होता है SI यूनिट, यही हम लोग फॉलो करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में आपको पता है हमें देखे थे 7 टाइप के होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए ये होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. इसके बाद अभी हमें देखने हैं कुछ प्रॉपर्टीज विच आर वी कैन से दे आर नथिंग बट मेजरेबल प्रॉपर्टीज. इन दैट द फर्स्ट विल बी मास. देखिए, आपको याद होगा in the definition of matter, we have seen that anything which can occupy some space and which has certain mass. So what is mass here? Mass is usually expressed in the unit kilogram in SI system, but mostly अगर आप देखोगे ना तो साइज ऑफ पार्टिकल अगर छोटा होता है या फिर इन केस ऑफ एटॉमिक मास, मोलर मास, we have to use a term gram. So, in case of mass, kilogram as well as gram are the units that we mostly use. You know that 1 kilogram is equal to, yes, 1000 grams. So, ये होता है mass. अभी आपको याद होगा कि mass of the substance is always fixed. You can measure the mass anywhere. I mean to say, आपको पता होगा अगर हम बात करते हैं वेट की, तो you know that weight is equal to mass into gravitational acceleration, that is a force. So आपको पता है कि हर जगह पे ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन वाला, ये तो फिक्स नहीं होता है. At every different space, I mean place, the value of G is different. You know that at the poles, North Pole and South Pole,
आपने पढ़ा होगा ये प्रीवियसली 9th और 10th में शायद। तो इसीलिए वेट में डिफर, सो वेट दैट्स व्हाई वी हैव टू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन, हम हमेशा मास को ही यूज करेंगे। सो रिमेंबर वन थिंग हियर, मास अगर हमें मेजर करना है तो हमको यूज करना पड़ेगा यूनिट, कौन सा है वो, ग्राम। बट रिमेंबर इन एसआई सिस्टम वी हैव टू यूज किलोग्राम। तो ग्राम और किलोग्राम दोनों हम यहां पे यूज करेंगे अकॉर्डिंगली। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज मास। सोचिए अगर हमें किसी गैस का मास लेना हो तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हाउ टू मेजर द गैस। देखिए ये तो पॉसिबल नहीं बिल्कुल कि अगर हमने किसी गैस को रखा बैलेंस के ऊपर और फिर हम उसका ले रहे हैं मास, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, पहले हमको वो जो गैस रहेगा उसको लेना पड़ेगा किसी कंटेनर में, और फिर कंटेनर और वो गैस दोनों का हम लेंगे मास। सो सपोज हियर द मास ऑफ कंटेनर प्लस गैस इज इक्वल टू सपोज A ग्राम्स, ऐसे आप इमेजिन करो। फिर हम एक काम करेंगे, वो जो गैस होता है कंटेनर में उसको हम निकालेंगे, फिर बचेगा क्या, सिर्फ कंटेनर। तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग लेंगे मास ऑफ कंटेनर। तो ये जो समझो है ये आता है, इसका वैल्यू है सपोज B ग्राम्स। नाउ therefore the mass of gas is equal to क्या आएगा, yes, if you subtract B from the A, that is A minus B, it will give you the mass of gas, that is also in grams. In this way generally mass can be measured in case of gases. आया समझ में, देखिए मास प्लस मास ऑफ द कंटेनर प्लस मास ऑफ द गैस। सो यहां पे ये दोनों का जो वैल्यू है ये आएगा A ग्राम्स, फिर हमने लिया मास ऑफ कंटेनर वो आया B ग्राम, एंड देन मास ऑफ अ गैस, यस इट इज कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला A माइनस B। यस आया समझ में। सो in this way mass can be determined. Then the next term is length. See in chemistry generally we have to measure the length, especially अगर हमें measure करना होता है atomic radius, yes, then bond length। क्या होता है atomic radius, yes, सोचो अगर यहां पे ये एटम है, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट शेल और ये है सेकंड शेल। तो ये न्यूक्लियस का सेंटर और ये आउटर मोस्ट शेल जो भी है, तो ये है उसका एटॉमिक रेडियस। सो इट्स द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। नाउ यू नो दैट द साइज ऑफ एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल। देखिए अगर आपको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पता होगा तो अच्छी बात है, बट इमेजिन करिए, आई विल गिव वन एग्जांपल। समझो अगर हमारे पास शुगर का कोई है क्रिस्टल, जस्ट डू वन थिंग, टेक अ वन क्रिस्टल ऑफ शुगर एंड देन जस्ट कीप इट ऑन डूइंग मेक इट्स डिव्हिजन। साखरेचा असा बारीक तुम्ही एक गॅस पटीक घ्या, टेक द क्रिस्टल, आणि मग तुम्ही काय करा, बारीक करत राहा। तुम्हाला अशी एक वेळ येईल की त्या क्रिस्टलचा तुम्हाला एक असा मिळेल पार्टिकल कि त्या पार्टिकलला अजून डिवाइड करना तुम्हारा पॉसिबल होगा नहीं। मतलब वो पार्टिकल अगर होगा तो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं और छोटे हिस्सों में, तब तक उसको आप डिवाइड करते रहो। जब आपको ऐसा पार्टिकल मिलेगा कि जिसका डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है और जिसको हम कहता मतलब पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसा जब आपको पार्टिकल मिलेगा समझिए दैट पार्टिकल इज नथिंग बट मॉलिक्यूल। सो सोचिए वो जो होगा मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला पता है क्या होगा, C12H22
and O11. So just think, हमने क्या लिया, हमने लिया शुगर का क्रिस्टल, फिर हमने इसे क्या किया, डिवाइड किया, फिर हमें ऐसा पार्टिकल मिला जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया उस सब्सटेंस का, इसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। और उस छोटे से मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये है C12H22 and O11 फॉर शुगर, also known as केन शुगर। तो ये जो है केन शुगर, सोचिए ये है इसका फॉर्मूला, और इस केन शुगर के एक मॉलिक्यूल में सोचिए 12 कार्बन के एटम्स है, ऑक्सीजन के यहां पे है 11 एटम्स, और 22 है किसके है, हाइड्रोजन के एटम। So you can imagine how small is that molecule, and still it contains so many atoms. So this small atomic radius अगर हमें मेजर करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, we have to use a very smaller units, just like a picometer, then nanometer in this way. However, तो ये होता है लेंथ। जनरली इन केस ऑफ एसआई सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो वी हैव टू यूज मीटर। मीटर इज द यूनिट इन एसआई सिस्टम। समटाइम सो मीटर के बाद हम यूज कर सकते हैं सेंटीमीटर ऑल्सो, बट मीटर एंड सेंटीमीटर आई टोल्ड यू दीज आर द बिगर यूनिट्स, सो वी हैव टू यूज हियर स्मॉलर यूनिट्स लाइक अ नैनोमीटर। रिमेंबर 1 nanometer is equal to, yes, remember this conversion, 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. Similarly, 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12. So 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 meter. So these conversions we need to understand and we have to use them. ये तो मैंने बोला एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस इज मोस्टली मेजर्ड इन द यूनिट पिकोमीटर। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए क्या होता है बॉन्ड लेंथ। जब भी कोई एटम, देखिए ये है मॉलिक्यूल, सपोज ये है पहले मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस, ये है दूसरे का न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो है इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। सो दिस इज द बॉन्ड लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स। तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ, बॉन्डची लेंथ असेल, याचा न्यूक्लियस आणि याचा न्यूक्लियस, दोन्ही न्यूक्लियस मधलं जे काही असेल डिस्टन्स त्याला आपण काय म्हणणार, बॉन्ड लेंथ। तर बॉन्ड लेंथ अँड रेडियस मेजर करायला generally we have to use the the terms like nanometer and picometer, but remember SI unit is meter. Okay, so this conversions we have to take into account. And the next one is volume. Yes, you know that volume अगर हमें मेजर करना है, स्पेशली अगर लिक्विड का, तो हम क्या करेंगे, यस जनरली वी हैव टू टेक द सम ऑफ द apparatus और वी कैन से इक्विपमेंट्स, जैसे कि होता है यस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, सो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, or you can also take here burette or pipette. Then the cylinder, which is also having some marking, also known as a graduated, yes, cylinder. तो इसमें मार्किंग होता है, ऐसे बहुत सारे हम लोग यूज करते हैं इसमें apparatus, और ये वॉल्यूम हम लोग मेजर करते हैं, yes, in the unit like लीटर या फिर मिलीलीटर। यू नो दैट ऐसा यूनिट अगर देखना है इसका, तो ऐसा यूनिट
जो होगा वॉल्यूम का, ये है मीटर क्यूब. ओके, टू नो दिस प्रॉपरली वन शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब and 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube. This is again the important conversion for us. 1 liter is equal to 1 decimeter cube and 1 ml is equal to 1 centimeter cube. तो उस हिसाब से हमको पता है कि 1 लीटर होता है इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मिलीलीटर. तो हम बोल सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब. बट मोस्टली वॉल्यूम अगर हमें मेजर करना होता है ऐसा यूनिट में तो होता है, उसके लिए होता है मीटर क्यूब. ओके, तो वॉल्यूम यू नो दैट जनरली इन केस ऑफ गैसेस वी हैव टू इमेजिन दैट गैसेस आर टेकन इन अ क्यूब. फिर आपको पता होगा कि क्यूब का अगर हम लोग लेते हैं वॉल्यूम, imagine that suppose this is the length, it is equal to 1 centimeter, breadth is equal to 1 centimeter and height also equal to 1 centimeter. So the formula of the volume of a cube is equal to length into breadth into height. It is equal to 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter. So in this way we have to take here centimeter cube. So that is a unit of measuring the volume. Understand? वॉल्यूम के बाद में अभी आपको देखना है द नेक्स्ट टर्म इज वो होता है डेंसिटी. द फोर्थ टर्म इज डेंसिटी. यू नो दैट डेंसिटी का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, मास अपॉन वॉल्यूम. सो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. हमें पता है कि अगर हम मेजर करते हैं मास को किलोग्राम में और वॉल्यूम को अगर मेजर करते हैं मीटर क्यूब में, मैं बोल रहा हूं एसआई सिस्टम में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी. किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये होगा एसआई में. सीजीएस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. सो अकॉर्डिंगली वी कैन यूज द डिफरेंट यूनिट्स as per our requirement. But क्या होता है यहाँ पर डेंसिटी, it is nothing but equal to mass upon volume. So this is the formula for density. Understand? Please note down all these things properly in your notebooks. और ये बेसिक, जिसका नाम पता है ना क्या है टॉपिक का, नेम ऑफ द टॉपिक इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वी हैव टू सॉल्व मेनी न्यूमेरिकल्स and that's why you need to understand all these concepts properly. यूनिट्स क्या होता है, कैसे हम मेजर करते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा आपके नोटबुक में. लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड. तो ये हो गए 4 प्रॉपर्टी. इसके बाद में द नेक्स्ट टर्म इज टेम्परेचर. सी द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द डिग्री ऑफ कोल्डनेस, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी नोन एज टेम्परेचर. So the degree of hotness or coldness is measured in terms of the quantity known as
टेम्परेचर. यू नो दैट टेम्परेचर अगर आप मेजर करते हैं तो डिग्रीज सेल्सियस या फिर केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट, इनमें से हम यहां पे कोई भी यूनिट यूज करते हैं. बट रिमेंबर ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है केल्विन. केल्विन इज यूज मोस्टली. सो इन दिस कमिंग 2 years of 11th and 12th, ऑलवेज रिमेंबर टेम्परेचर अगर हमें एक्सप्रेस करेंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा ओनली द टर्म केल्विन. ओके, सो remember one thing, 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. That is the relationship. Okay, so this is again useful for us. और अगर आपको करना है फ़ारेनहाइट में, so degree Fahrenheit is equal to 9/5 into degree Celsius plus 35. This is the formula. Sorry, 32 यहां पे आना चाहिए. This is the formula to calculate the temperature in degree Fahrenheit. So अगर आपने यहां पे वैल्यू पुट कर दिया, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक हियर 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 into 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5. इस तरीके से आप यहां पे इसको एक्सप्रेस कर सकते हो यूनिट में, जो कि होगा फ़ारेनहाइट. रिमेंबर this kind of questions are also asked in the MCQs, multiple choice questions. So देखिए, आपके लिए मैं बोलूंगा एक बात, जितनी आप लोग अपने कंसेप्ट्स पे ध्यान दोगे, मतलब अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको सोचना यह है कि इसमें थियरी पे क्वेश्चन कैसे आएगा, और फिर इसमें थियरी का पार्ट के अलावा न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं यहाँ पे. सो टू सॉल्व द मोर एंड मोर एमसीक्यूज, बेसिकली यू नीड टू स्टडी प्रॉपरली. आपका डीप में पढ़ाई होना काफी जरुरी है, तुम्ही जेवढा जास्त डीपमध्ये अभ्यास कराल तेवढा तुम्हाला जास्त मार्क्स मिळतील. तुम्ही जेवढा जास्त वाचणार, जास्त अभ्यास करणार, सो युअर मार्क्स विल बी अकॉर्डिंगली. सो फ्रॉम द फर्स्ट डे यू हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर. ठीक है, तो ये है टेम्परेचर के बारे में. So in this way we can measure different property. इसके अलावा और भी थे पहले सिलेबस में. It was diffusion. क्या होता है पता है? डिफ्यूजन आपको पता है? वैसे बुक में तो दिया नहीं, चलो देख लेते इसको. क्या होता है डिफ्यूजन? The process of spontaneous to form the homogeneous mixture is known as diffusion. The process of spontaneous mixing of two or more gases to form the homogeneous mixture. So I will write here the process of spontaneous mixing of two or more gases to form homogeneous mixture is known as diffusion. For example, सोचिए अगर किसी कंटेनर में या फिर किसी रूम में अमोनिया गैस है तो उसका स्मेल भी आएगा, अमोनिया, SO2, so different gases they will mix together. ऐसा होगा नहीं कि रूम के कोने में ऑक्सीजन गैस है और दूसरे कोने में हो गया है there is a presence of अमोनिया गैस, तीसरे कोने में है SO2 गैस. तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है. all these gases they will spontaneously, naturally, जे होत असतं आपोआप, जे होत असतं नॅचरली. फॉर एक्झाम्पल मेल्टिंग ऑफ आईस, वॉटरफॉल, उंचावरून खाली पडणारं पाणी, हे नॅचरल आहे, याला म्हणतात स्पॉन्टेनियस. सो हे असतं डिफ्युजन. बट डिफ्युजन प्रॉपर्टी इज ओनली फॉर द गॅसेस. जनरली रेट ऑफ डिफ्युजन आपण इथे वापरतो. रेट ऑफ डिफ्युजन इज इक्वल, येस, volume of gas diffuse divided by unit time.
व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस डिफ्यूज साठी आपण वापरत आहोत मीटर क्यूब, कारण आपलं ते आहे एसआय युनिट, and unit of time is nothing but second. So meter cube per second is nothing but the unit of rate of diffusion. So this property is not given in your textbook, but you should know this thing as far as CET or other type of exams point of concern. So this is the property number 6. Now the next topic we have to see laws of chemical combination. Yes, laws of chemical combination. इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्या होता है कॉम्बिनेशन. Yes, wherever two elements combine together, so it's a combination. So, whenever elements combine to form the compounds, in that case, there are different laws are given by the scientists. तो ये लॉ क्या है हमें देखने हैं. इसमें से जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ conservation of mass. Yes, the law of conservation of mass. You know that French scientist Lavoisier, spelling देख लेना, spellings are very difficult for you scientist, जो भी दिया होगा टेक्स्ट बुक में आप ले सकते हो. फ्रेंच साइंटिस्ट Lavoisier, he was also known as father of modern chemistry, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फादर of modern chemistry, that Lavoisier he is called as. तो उन्होंने कुछ किए थे एक्सपेरिमेंट्स. एक्चुअली he combined phosphorus as well as mercury. इन्होंने फास्फोरस और मर्क्यूरी का रिएक्शन किया. फास्फोरस एंड मर्क्यूरी का जब इन्होंने रिएक्शन किया विद ऑक्सीजन, then he found that the mass of the reactants were almost equal with the mass of the products. So उससे क्या समझ में आया मालूम है? Mass of the reactants before the reaction, it was almost equal to the mass of the product form. इसका मतलब क्या हुआ? मास ना तो यहाँ पे हुआ है जनरेट, ना तो वो हुआ है डिस्ट्रॉय. मास वैसे के वैसे रहेगा. That's why it is also known as a law of conservation of mass. Yes, it is known as law of conservation of mass. So, phosphorus and mercury का इन्होंने कंबशन कराया था. कंबशन जानते हो क्या होता है? Yes, combustion reaction. काय असतं माहिती आहे? Anything when burned, B-U-R-N, and burnt, B-U-R-N-T, burnt. Anything when burned in excess of oxygen, it is known as combustion. So phosphorus and mercury, both they will react with oxygen and they will form the oxides. As per the law of conservation of mass, the law is mass can neither be created nor lost during chemical combination. Yes,
mass can neither be created nor be destroyed. Means एग्जाम्पल लेके चलो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्या आपको पता है कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, लेकिन यहाँ पे 3 है इसलिए 16 इंटू 3 यहाँ पे आएगा 40 प्लस 12 एंड हियर इज 48. क्या होगा? इट इज इक्वल टू 100. ठीक है, क्या होता है कैल्शियम का यहाँ पे 40, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे होगा 16, क्या होता है CO2 का कार्बन का होगा 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना, इसका वैल्यू हो जाएगा 56 और ये जो है 44. देखिए इस साइड में भी आपको मिलेगा 100. सो ये है, सोचिए यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 है. Total mass of the reactant is equal to total mass of the product. So mass is conserved. It is neither produced nor it is lost. So it is nothing but yes, it's a conservation of the mass. Understand? आया समझ में? So we have to say like this: total mass of reactants is equal to total mass of products. Understand this one? Please write down all these things properly and remember these are your notes. आपको वीडियो को पॉज करना है and just write down properly. Okay? लिखा आप लोगों ने सब कुछ? वेरी गुड. इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट लॉ है कॉम्बिनेशन का, जो कि है लॉ ऑफ डेफिनाइट proportion. It is also known as law of yes fixed proportion. Actually, the French chemist जिनका नाम था जोसेफ प्रस्ट, he performed some experiments. He took the sample of yes cupric carbonate. Cupric carbonate. Actually, he taken the two samples. One sample was natural sample, and the other sample it was prepared in the lab. So two samples he have taken. He found that the percentage of copper, that of oxygen as well as carbon in both these samples were exactly same. So देखो cupric कार्बोनेट में percentage of copper, percentage of yes oxygen and percentage of yes carbon. पहला वाला सैंपल है नेचुरल सैंपल, दूसरा उसने लिया जो था टोटली सिंथेटिक सैंपल. नाउ हैव अ लुक एट दिस. The first sample contained 51.35% of copper, and then here about 9.74%
of oxygen as well as 35.95% of carbon. It is interesting to know that other sample, it also contain the same percentage of this, that is 51.35% of copper, 9.74% of oxygen and 35.95% of carbon. So ये यहां पे एक बात तो क्लियर है, both these sample they contain same elements by weight. Yes, so this is the law of definite proportion. और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक अदर एग्जाम्पल सपोज ऑफ वाटर. आपको पता है वाटर हमें कहां कहां से मिलता है? यस, फ्रॉम द रिवर, फ्रॉम द पॉन्ड्स, देन water can be prepared in the lab also, then even sea water. ये अलग अलग सोर्स से हमें पानी मिलेगा, लेकिन अगर वो वाटर प्योर फॉर्म में है, प्योर, then the proportion of hydrogen as well as oxygen by weight in any kind of a water will be same. So this is nothing but the law of definite proportion. So the law states that a given sample of compound always contains same elements with fixed proportion by weights, or you can say mass, better. So given sample of compound always contains same elements with fixed proportion by weights. देखिए, irrespective of the nature we have to say here, irrespective of the source from which it is obtained. चाहे उसका सोर्स कौन सा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्योर सैंपल है तो उसमें जो भी एलिमेंट रहेंगे, इनका प्रोपोर्शन, इनका मास बिल्कुल फिक्स रहेगा. दैट्स व्हाई दिस लॉ इज आल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो ये भी आपको एग्जांपल लर्न करना पड़ेगा. देखिए नीचे और ऊपर बिल्कुल सेम ही है. तो मैंने बोला आपको ये अगर लॉ आपको आएगा तो कम से कम आपको 2 मार्क्स ले सकता है. ठीक है. सो दिस इज द सेकंड लॉ नोन एज अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. देन द नेक्स्ट लॉ वी हैव टू सी नथिंग बट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो इट्स अ थर्ड लॉ ऑफ multiple proportion. You know that John Dalton, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये लॉ बताया था. Suppose there are two elements A and B, they are combining together to form 2 or more compounds. Then the ratio of, बेटर होगा अगर मैं जो लॉ है यहाँ पे लिखूंगा, फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि लॉ थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है. सो सपोज हियर व्हेन टू एलिमेंट्स A and B combine with each other to form 2 or
more compounds. When two elements A and B combine with each other to form two or more compounds, then the weights of B, better way to say here masses, then the masses of B which can combine with fixed mass of A are in the ratio of small whole numbers. चलिए हम एग्जांपल लेंगे. Suppose the example given in your textbook is hydrogen combines with, yes, oxygen to form water, and the second one is hydrogen combines with oxygen to form hydrogen peroxide. Now here suppose you know that atomic mass की अगर बात करें तो H का होता है 1, लेकिन इट्स प्रेजेंट इन डायटोमिक फॉर्म, तो इसका हो जाएगा 2 ग्राम. 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद एस हाउ मच. देखिए इसमें तो फॉर्मूला होता है H2O और यहाँ पे फॉर्मूला होता है H2O2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू कैन सी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑप्शन कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे बोलिए 16 ग्राम्स ओनली. Actually O2, H2 and O2 ना, so here will be 32 grams, right? Like 16 ग्राम है क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा 16 ग्राम. दूसरे में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद यस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. नाउ देखिए पहले एग्जांपल में क्या है, हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 ग्राम. In the next example, hydrogen is same 2 gram, but oxygen is 32 gram. Then the ratio of oxygen which combine with, yes, I will say the ratio of mass of oxygen which combine with fixed mass of yes हाइड्रोजन. क्या है वो मास, कितना है वो 2 ग्राम. इज क्या है वो 16 in as to 32, इट इज इक्वल टू 1 as to 2. ये है स्मॉल होल नंबर. तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. और भी कई एग्जांपल हम यहां पे दे सकते हैं. बेसिकली ये लॉ जैसे समझ लो इजी लॉ है. यू कैन आल्सो टेक एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO, एंड से नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आल्सो, जो आपकी बुक में दिया है. फिलहाल आज हम यहां पे ही रुकते हैं. आप इसको लिख लीजिए प्रॉपर्ली, ठीक है, नोट्स प्रॉपर्ली बनाए इसके. एंड देखिए ये लेक्चर का फायदा यही है, मैं कहूंगा कि आप जब भी चाहे आप लेक्चर्स यहाँ पे दे सकते हो बार बार अपने साइट पे. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज. यू कैन वॉच लेक्चर्स अगेन एंड अगेन सो दैट स्टिल इन केस ऑफ you are having some problem, some doubts, you can also ask me. Okay? तो आज हम यही रुकते हैं. And the next lecture, you will see the next topic. Okay? Please take care and stay at home. Have a nice day.